अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स ज्ञान पर इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियोस में हमने मवेशियों की अफजाइश यानी एनिमल हस्बेंड्री के मुताल्लिक़ एक्सप्लेनेशन को देखा है। हमने उस लेसन को अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो आइए हम उस लेसन को कितना समझे हैं, कितनी मालूमात हमको जहन नशीन हुई है और मज़ीद कितनी मालूमात हमको जहन नशीन करनी है, उसकी जांच चंद सवालात के ज़रिए करते हैं। तो वो सवालात आपके स्क्रीन पर मौजूद है और जो लोग वो हमारा वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब जो इस लेसन एनिमल हस्बेंड्री के मुताल्लिक़ जो हमारा वीडियो नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। वो लोग डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक जो मौजूद है उसके ज़रिए आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर मौजूद सवालात के जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल। जैसा कि स्क्रीन पर मौजूद है, इनको बाबाए सफ़ेद इनक़िलाब कहते हैं। किसको हम फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं? तो यहाँ पर चंद ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर ABC का नाम नहीं दिया है क्योंकि वीडियो बनाने में देर हो रही थी, अभी शाम हो चुकी है। तो पहला ऑप्शन है JK आर्यन, JK नारायण, JK कोरियन, JK मिश्रा। तो लगाइए अंदाज़ा, जैसा कि आप अगर वीडियो देखे हैं तो शायद मैं समझता हूं कि आप इसका जवाब दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शंस जो है कंफ्यूज करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन है JK आर्यन, JK नारायण, JK कोरियन, JK मिश्रा। तो सोचिए क्या था इसका जवाब। जी हाँ, अगर किसी ने सोचा कि इसका जवाब JK कोरियन है, तो प्रोफेसर JK कोरियन की मैंने उस लेसन में तस्वीर डालते हुए बताया था कि प्रोफेसर JK कोरियन जो है, इन्होंने जो दूध की पैदावार के लिए बहुत मेहनत की है और साथ ही साथ इन्होंने कई ऐसे इख्तिराई तजावीज़ पेश की है जो जिसकी वजह से क्या है, दूध की पैदावार में इजाफा हो सकता था। तो इसी वजह से इनको कहते हैं बाबाए सफ़ेद इनक़िलाब। तो ये था नाजरीन पहला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, नीला इनक़िलाब इस पैदावार को बढ़ावा देने को जाहिर करता है। तो ये जो सवाल है, हमने अपने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में इसको बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं की। मैं तो बोलने के लिए सोचा था लेकिन वीडियो में भूल चुका था। लेकिन हम किसी भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे। जो चीज़ अगर एक्सप्लेनेशन में एक आध पॉइंट अगर मिस भी हो रहा है, कोई पॉइंट हमसे अगर मिस भी हो रहा है, तब हम उसको हमारे बिट्स वाले वीडियो में हम उसको पकड़ लेंगे। तो हमने पकड़ लिया है भाई। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, नीला इनक़िलाब इस पैदावार को बढ़ावा देने को जाहिर करता है। किताब में जो लेसन है, लेसन के दरमियान में ही क्या है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बच्चों से पूछा गया है। इसके बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं दी गई है, लेकिन हो सकता है कि हमारे टेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए क्योंकि किताब में मौजूद है। आप 8th क्लास की क्या है जो बायोलॉजी है उसमें पेज नंबर 154 पर ये देख सकते हैं कि नीला इनक़िलाब किसे कहते हैं। ये एक बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत इजी है। हमने सफ़ेद इनक़िलाब जो है वो दूध से जुड़ा हुआ है, तो जो नीला इनक़िलाब है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो थोड़ा कन्फ्यूजन वाले होते हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है, समंदरी कश्तियों की पैदावार में इजाफे को नीला इनक़िलाब कहते हैं, या फिर मछलियों की पैदावार में इजाफे को नीला इनक़िलाब कहते हैं, पेट्रोल की पैदावार को, या समंदरी नमक की पैदावार को। तो यहाँ पर समंदर, मछली, समंदर जो है, अक्सर जो समंदर होते हैं जो ब्लू होते हैं, तो इस वजह से हम ये 3 जो ऑप्शंस है, और पेट्रोल भी जो है समंदर से ही हासिल होता है। तो यहाँ पर हमको चारों ऑप्शंस भी जो है कंफ्यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जो नीला इनक़िलाब या ब्लू रिवॉल्यूशन जो होता है वो मछलियों की पैदावार से जुड़ा हुआ है। तो इसका जवाब है मछलियों की पैदावार। तो इसका जवाब मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। तो याद रखिए, ब्लू रिवॉल्यूशन या नीला इनक़िलाब जो है मछलियों की पैदावार से जुड़ा हुआ है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नाजरीन अगला क्वेश्चन है, दूध की शरह पैदावार में इजाफा इस स्कीम के बाद देखा गया है। तो कौन सी स्कीम थी जिसके बाद क्या है, मिल्क प्रोडक्शन को इन्हांसमेंट मिला है, उसकी पैदावार में इजाफा हुआ है। तो ऑप्शन है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन मिल्क, ऑपरेशन काउ, ऑपरेशन वाइट फ्लड। तो ये जितने भी ऑप्शंस है थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन ऑपरेशन फ्लड स्कीम जो थी, उस स्कीम के बाद से गवर्नमेंट ने जब इस स्कीम को लॉन्च किया, तो उस स्कीम के बाद से क्या है, दूध की पैदावार में, दूध की शरह पैदावार में इजाफा देखा गया है।
तो इसका जवाब है यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको मार्क किया है, उसका सही आंसर है ऑपरेशन फ्लड। तो अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ऐसे जानवर जो दूध और ज़राअत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं डैश कहलाते हैं। ऐसे जानवर जो दूध और ज़राअत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनके लिए एक टर्म यूज़ होता है, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है लाइव स्टॉक, लाइव कंटेंट, लाइव एनिमल्स, लाइव क्रिएचर। तो इसका सीधा डायरेक्ट जवाब जो है फर्स्ट ऑप्शन ए है। हम जो जानवरों को जो ज़राअत में और दूध के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उनको हम लाइव स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम लाइव स्टॉक कहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है दूध की शरह पैदावार इस माह में ज़्यादा होती है। तो ये तो हमने जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो था उसकी शुरुआत में ही इसके ताल्लुक से आपसे बातचीत की थी। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी तरीके से आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने ग्राफ भी पेश किया था आपके सामने कि किस तरीके से दूध की पैदावार में जो है ग्राफ नीचे या ऊपर उठता हुआ देखा गया है। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपने इसका जवाब आप कह भी सकते हैं। तो दूध की जो शराब पैदावार है जो ज़्यादा होती है वो नवंबर के मंथ में होती है। तो इसका जवाब है माह नवंबर। इसमें क्या है, दूध की शराब पैदावार में इजाफा होता है, जो अक्टूबर नवंबर होता है उसमें इजाफा होता है, जबकि अप्रैल और मई में जो क्या है सो बहुत सूखा होता है, बहुत खुश्क मौसम होता है, हरा भरा बहुत कम होता है। तो उस दौरान क्या है जानवरों को न्यूट्रिशन वाली ग़िज़ा नहीं मिलती है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है। तो इस वजह से क्या है उनके अंदर दूध देने की सलाहियत भी कम हो जाती है। तो नाजरीन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुर्रा नस्ल की गाय में रोज़ाना दूध देने की तकरीबन मकदार या उसके अंदर दूध देने की जो सलाहियत होती है वो तकरीबन कितनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 8 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, 6 लीटर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम जानते हैं हमारे पास जो मुकामी नस्ल के जो गाय होते हैं उनके अंदर दूध देने की सलाहियत बहुत कम होती है, वो सिर्फ 2 से 5 लीटर दूध देते हैं। लेकिन जो मुर्रा नस्ल की जो गाय होती है उसमें क्या है दूध देने की सलाहियत उनकी बनिस्बत ज़्यादा होती है। ये हमारे पड़ोसी रियासतों में या हमारे पास भी इसकी अफजाइश की जा रही है। तो उसकी जो सलाहियत होती है 8 लीटर होती है। तो इसका जवाब है 8 लीटर। अगर आपने इसका जवाब सही पहचाना है तो समझ लीजिए कि आपने जो हमारा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा था उससे आपने अच्छी खासी मालूमात हासिल की है। लेकिन ये जो क्वांटिटीज़ होती है अक्सर हमको याद नहीं रहती है, तो बार बार वीडियो को देखिए या बार बार आप बुक खोलिए और पढ़िए, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, होलिस्टीन गाय इस मुल्क से ताल्लुक़ रखती है। तो ये जो गाय है दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय में इसका शुमार होता है। और ये गाय जो है इस गाय का जो रंग जो होता है सफ़ेद और काले धब्बे पाए जाते हैं इस गाय पर, और दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय में इनका शुमार होता है। तो इस गाय का ताल्लुक़ जो है ये गैर मुल्की गाय है। तो इसका ताल्लुक़ कौन से मुल्क से है, बरतानिया से है या डेनमार्क से है, ऑस्ट्रेलिया से है या हिंदुस्तान से है। तो जिसने वीडियो देखा है तो आसानी से कहेगा कि होलिस्टीन गाय का ताल्लुक़ दरअसल डेनमार्क से है। बरतानिया से जो ताल्लुक़ रखती है गाय वो तो जर्सी गाय है जो इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखती है। तो चलिए नाजरीन अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन की तरफ। पास्तूरियत के तरीक़े में यानी पास्चुराइजेशन में दूध को तकरीबन इस दर्जे हरारत तक गर्म किया जाता है। इसको हमने अवर फूड के इब्तदाई क्लासेस में इसके ताल्लुक़ से हम ग़िज़ा को महफूज करने के तरीक़ों में हमने जो वीडियो बनाया था उसमें पास्तूरियत का हमने जिक्र किया था। तो यहाँ पर हमने उसका एक बिट ले लिया है। तो वो पास्चुराइजेशन के तरीक़े में क्या करते हैं, दूध को एक ख़ास टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तकरीबन 30 मिनट तक। फिर उसके बाद क्या है उसको एक 10 सेंटीग्रेड तक फिर इसको क्या कर देते हैं, बाद में ठंडा करते हैं। तो इस तरीक़े को क्या कहते हैं, पास्तूरियत कहते हैं। तो इसमें दूध को कौन से एक जो मखसूस दर्जे हरारत है वो कौन से दर्जे हरारत तक उसको गर्म किया जाता है। तो ऑप्शन है 50 सेंटीग्रेड, 63 सेंटीग्रेड, 68 सेंटीग्रेड, 45 सेंटीग्रेड। तो बताइए नाजरीन इसका जवाब क्या है। हाँ, अगर किसी ने ये सोचा है कि इसका 63 सेंटीग्रेड है इसका जवाब, तो उन्होंने सही सोचा है। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ अगर उन्होंने सोचा कि इसका जवाब 63 सेंटीग्रेड होना चाहिए।
तो बेशक इसका जवाब 63 सेंटीग्रेड है। तो पासुरियत के तरीके में दूध को 63 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें मौजूद जो भी जरासीम होते हैं वो हलाक हो जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है, गाय और भैंस में होने वाली खतरनाक बीमारी। जी हाँ, गाय और भैंस में होने वाली खतरनाक बीमारी जो है उसका नाम क्या है? गलीकुंटू, सींग में इन्फेक्शन, जिल्दी बीमारी या वामकुंटू। तो यहाँ पर अगर आपने किसी ने वीडियो देखा है तो मैं समझता हूँ कि इसका जवाब वो दे पाएंगे। गलीकुंटू ये बीमारी जो होती है गाय और भैंसों में चंद तुफेली की वजह से ये बीमारी होती है, तो इसको याद रखिए। मुझे लगता है कि ये बिट अहम भी हो सकता है। गाय और भैंस में जो एक खतरनाक जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं गलीकुंटू। तो चलिए अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, गाय और भैंसों से हासिल होने वाला गोश्त। तो बज़ाहिर देखने में ये आंसर भी शायद हमको दे भी सकते हैं, या बहुत से लोग शायद इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। मटन, बीफ या फिर दो भी, यानी ऊपर के दो ऑप्शंस ए और बी भी, या इनमें से कोई नहीं। तो हर किस्म के गोश्त को अलग अलग नाम दिया जाता है। जो हम जिसको नापाक जानवर समझते हैं और है भी, तो उसके हम क्या है, सो जो जंगली होता है, जो खंजीर जो होता है, खिंजीर जो होता है, उसके गोश्त को हम पोर्क कहते हैं। तो जो गाय और भैंस है तो उसके गोश्त को हम क्या कहते हैं? जबकि हम भेड़ और बकरी के गोश्त को भी अलग टर्म यूज़ करते हैं। तो गाय और भैंस के गोश्त को कौन सा टर्म यूज़ होता है? मटन का या बीफ का, या दोनों भी, या फिर कोई भी नहीं? तो अगर आप मटन कहते हैं तो रॉन्ग होगा, अगर आप बीफ कहते हैं तब वो सही होगा। गाय और भैंसों से हासिल होने वाला जो गोश्त होता है उसको हम बीफ कहते हैं। मटन किसको कहते हैं? जो भेड़ और बकरियों से जो हमको गोश्त हासिल होता है उसको हम मटन कहते हैं। तो चलिए नाजरीन, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय, इसका तो हम पिछले जो बिट था उसमें हमने उसका जिक्र कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब दे देंगे। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय है, अंगूल नस्ल की गाय है, या मुर्रा नस्ल की गाय है, या होलिस्टीन गाय है, या मर्सी गाय है? भाई ये मर्सी गाय कोई चीज़ होती ही नहीं है, असल में वो जर्सी गाय होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर किधर से भी एग्ज़ाम में क्या होता है, आप लोगों की जांच करने के लिए ऑप्शंस जो होते हैं बहुत घुमा फिरा के आपको कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो इसीलिए हमने भी उसी नोयत के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है ताकि आप ट्रेंड हो जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में किस नोयत के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में आपको तरबियत मिल जाए। तो उसी की हमने कोशिश की है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन यहीं भी हो सकता है लेकिन पूछने का अंदाज़ कुछ और भी हो सकता है। तो हम हर क्वेश्चन को क्या है, अलग अलग अंदाज में पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने सही वीडियो देखा है, पूरी दिलचस्पी से वीडियो देखा है एक्सप्लेनेशन वाला एनिमल हस्बेंड्री पर, तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दूध देने वाली गाय है वो है होलिस्टीन गाय, जो डेनमार्क से ताल्लुक़ रखती है। तो इस गाय का क्या है, शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय में होता है, जिसके ऊपर सफ़ेद और काले धब्बे पाए जाते हैं। जबकि जो जर्सी गाय होती है वो भूरे रंग की होती है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है, देसी गाय एक दिन में इतने लीटर दूध देती है? देसी गाय यानी हमारी मुकामी नस्ल की जो गाय है वो तकरीबन कितने लीटर दूध देती है? तो 2 से 5 लीटर ऑप्शन 1 है, 2 से 5 लीटर, 6 से 3 लीटर, सॉरी इधर से हमको उर्दू से पढ़ना है, 2 से 5 लीटर, और 3 से 6 लीटर, 2 से 6 लीटर, या फिर 2 से 4 लीटर। तो नाजरीन इसका जवाब है 2 से तकरीबन 5 लीटर क्या है, सो हमारे जो मुकामी नस्ल की जो गाय होती है वो 2 से 5 लीटर दूध देने की काबिलियत रखती है। तो मैं यहाँ पर उसका आंसर मार्क कर देता हूँ। 2 से 5 लीटर दूध जो दे सकती है हमारी देसी गाय जो हमारे आसपास में रहती है। गैर मुल्की जो गाय होती है वो बहुत ज़्यादा दूध दे सकती है। इसी वजह से क्या किया जाता है, जो गैर मुल्की नस्ल के जो बैल होते हैं उनका क्या है, देसी गाय से इख्तिलात के बाद एक मखलूत नस्ल जो हासिल होती है, एक हाइब्रिड जो नस्ल हासिल होती है, उनमें क्या है सो दूध देने की सलाहियत तकरीबन 20 लीटर हो जाती है, 8 से 20 लीटर हो जाती है। तो ये इख्तिलात का फ़ायदा होता है। तो अब बढ़ते हैं हम 13 क्वेश्चन की तरफ।
पास्तुरियत के तरीके में दूध को गर्म करने के बाद इस दर्जे हरारत तक ठंडा किया जाता है। तो देखिए, आप जो पास्तुरियत का तरीका है, अगर आपने उसके बारे में सुन लिया है, तब उसके अंदर आप कौन से भी तरीके का बिट बन सकता है। उसको कितनी देर तक गर्म किया जाता है, हमने उसको देखा कि उसको तकरीबन आधे घंटे तक 30 मिनट्स तक उसको गर्म किया जाता है। और कौन से दर्जे तक गर्म किया जाता है, इसके ताल्लुक से आप कुछ देर पहले बिट भी देखे हैं। तो अब बोलने का मकसद यहाँ पर यह है कि एक क्वेश्चन को कई एंगल से भी पूछा जा सकता है, या एक कॉन्सेप्ट में से आपको कई बिट्स बन भी सकते हैं। तो वही चीज़ हमने आपके सामने यहाँ पर पेश की है। तो आपने कुछ देर पहले कितने दर्जे हरारत तक गर्म करना होगा वो देखा था। अब यहाँ पर गर्म करने के बाद जब ठंडा भी किया जाता है तो उसको एक ख़ास दर्जे हरारत तक ठंडा किया जाता है। तो वो कौन सा दर्जे हरारत है, कितना है? ऑप्शन से 10 दर्जे सेंटीग्रेड, 20 दर्जे सेंटीग्रेड, 15 दर्जे सेंटीग्रेड या 14 दर्जे सेंटीग्रेड। तो जिसने वीडियो देखा है, अभी ये वाला एनिमल हस्बेंड्री वाला नहीं, बल्कि अवर फूड की सीरीज़ में जो दूसरा या तीसरा वीडियो था, उसमें उसको जो देखा है उसको ये चीज़ मालूम होगी। और उसका लिंक भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। आप पूरी सीरीज़ जो है वो देखिए, अगर आप नहीं जानते हैं या अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसका जवाब है, दूध को जो ठंडा किया जाता है तकरीबन 10 दर्जे सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। तो याद रखिए, पास्तुरियत के तरीके में 63 सेंटीग्रेड तक क्या है उसको गर्म किया जाता है, और 10 सेंटीग्रेड तक क्या है सो उसको ठंडा किया जाता है, वो भी तकरीबन 30 मिनट तक। तो ये था हमारा 13th क्वेश्चन। अब नाजरीन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस नस्ल की गाय का ताल्लुक बर्तानिया के एक जजीरे से। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि क्वेश्चन कौन सी भी नोयत से आ सकता है, ऐसा ही आना ज़रूरी नहीं है। या फिर ऊपर जर्सी गाय देकर नीचे भी कह सकता है कि ये गाय, जर्सी गाय जो है कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखती है। तो याद रखिए, बिट कौन सी भी नोयत का हो, लेकिन उसमें लिंक्स ज़रूर पाए जाते हैं, आपको याद हो जाएगा। ऐसे बिट्स वाले वीडियोस भी देखते रहिए और एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी देखते रहिए। तो इस नस्ल की गाय का ताल्लुक बर्तानिया के एक जजीरे से है। ऑप्शन से होलिस्टीन गाय, इसका तो शुमार डेनमार्क में होता है, तो इसका जवाब तो ये नहीं होगा। सॉरी, क्वेश्चन पीछे चले गया है। तो हम क्वेश्चन देख रहे थे, पास्तुरियत का तरीक़ा नहीं था, ये था। तो इस नस्ल का गाय का ताल्लुक बर्तानिया के एक जजीरे से होता है। तो इसका जो ऑप्शन है होलिस्टीन गाय तो नहीं हो सकता है। और ब्राउन स्वीज गाय, इसके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है। ब्रिटेन गाय थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि बर्तानिया को ब्रिटेन कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए, इसके बारे में भी हमने नहीं पढ़ा है। तो बच गई जो है जर्सी गाय। तो जर्सी गाय का शुमार, जर्सी गाय जो है बर्तानिया के एक जजीरे से ताल्लुक़ रखती है, वो जजीरे का नाम भी जर्सी है, तो इसी वजह से इस गाय का नाम भी क्या है, जर्सी रखा गया है। तो यहाँ पर इसका जवाब बनता है दूसरा ऑप्शन, जर्सी गाय। तो अब बढ़ते हैं हम अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। तो 15th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दूध की पैदावार की शरह इस माह में बहुत कम होती है। हमने इससे पहले कौन से माह में ज़्यादा होती है शायद वो देखा था। अब ये देखते हैं कि कौन से माह में कम होती है। तो आपको याद रखना चाहिए, हमने ग्राफ के ज़रिए देखा था इसको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में। ऑप्शन से नवंबर, फरवरी, फिर या मई या अगस्त। जैसा कि मई में बहुत खुश्क साली होती है या फिर मौसम बहुत हरारत वाला होता है, तो इसका जवाब होगा मई या फिर अप्रैल। और मई में क्या है, जो दूध की पैदावार की शरह जो होती है बहुत कम होती है, जानवरों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है, इस वजह से दूध की शरह पैदावार बहुत कम हो जाती है और दूध भी थोड़ा महंगा हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं अपने 16th क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दूध की पैदावार करने वाली रियासत का नाम क्या है? ऑप्शन से मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। अब इसको मैं एक ट्रिक देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो है गाय के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा तशद्दुद हमने देखा है, अखबारों में पढ़ा है, सुना है। तो वहाँ पर वहाँ पर जो गायों को हलाल करना या ज़ुबा करने के बारे में बैन है, पाबंदी है, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा सज़ा है। तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में गायों के ताल्लुक से बहुत सख्त कानून है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर गायों की क्या है सो तादाद भी ज़्यादा होगी। तो उस लिहाज से इसका जवाब उत्तर प्रदेश बनता है। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं।
तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो दूध का प्रोडक्शन होता है वो रियासत उत्तर प्रदेश में होता है। अब बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। अंडों की पैदावार में दुनिया भर में हिंदुस्तान का मुकाम। तो हमारा जो हिंदुस्तान का मुकाम है एक प्रोडक्शन में, वो कौन सा मुकाम है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। गोश्त की पैदावार में तो 5वां मुकाम है, लेकिन अंडे की पैदावार में कौन सा मुकाम है? तो नाजरीन, इसका क्वेश्चन डायरेक्ट है ये क्वेश्चन, इसका बिट भी डायरेक्ट होता है। तो आपने अगर वीडियो देखा है तो आप ज़रूर बोलेंगे कि अंडों की पैदावार के लिए दुनिया भर में हिंदुस्तान का जो मुकाम है वो 4था मुकाम है, 4th रैंक है एक प्रोडक्शन में। तो आइए अब बढ़ते हैं हम 18th क्वेश्चन की तरफ। 18th क्वेश्चन है कि मुर्गी की वो किस्म जो गोश्त के लिए पाली जाती है। तो जो पोल्ट्री फार्म्स में जो मुर्गियाँ होती है वो 2 किस्म की होती है। एक होती है अंडा देने वाली और दूसरी होती है गोश्त फराहम करने वाली। तो जिसमें जो अंडा देने के गर्ज से जो पाली जाती है उनको अलग नाम दिया गया है, और जो गोश्त के लिए जो गोश्त की गर्ज से जो पाली जाती है उसका अलग नाम है। तो वो मुर्ग जो गोश्त के लिए पाली जाती है उसको कहते हैं लहम मुर्ग या लहम मुर्गी, शही मुर्गी, लहीम शही मुर्गी या बैज़ा मुर्गी। यहाँ पर ऑप्शंस बनाने में ही हमको थोड़ा सा ऐसा लगा कि हम थोड़ा मज़ाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑप्शंस जो होते हैं वो तकरीबन कंफ्यूज करने वाले होते हैं। हम अक्सर उर्दू के बजाय हम ज़्यादातर इंग्लिश में ही याद कर लेते हैं ब्राइलर्स, लेकिन ब्राइलर मुर्ग का जो उर्दू में जो ट्रांसलेशन किया गया है वो किताब में भी मौजूद है, उसको लहम मुर्ग कहते हैं। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। तो उस लिहाज से इसका जवाब भी जो होगा लहम मुर्ग होगा। तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। 18th जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर है वो मुर्ग जो गोश्त की गर्ज से पाली जाती है या गोश्त के लिए पाली जाती है उसको लहम मुर्ग कहते हैं, और इंग्लिश में उसको कहते हैं ब्राइलर। क्या कहते हैं हम उसको? इंग्लिश में ब्राइलर्स कहते हैं। और ये जो शही मुर्गी है, लहीम शही मुर्गी है, देखने में ऐसा ही मालूम होता है। और ये जो यहाँ पर जो ऑप्शन है बैज़ा मुर्गी, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेयर हैन या लेयर्स कहते हैं। तो इसका जो शुमार होता है वो अंडा देने वाली मुर्गियों में शुमार होता है। और जो फार्म्स जो होते हैं उसमें जहाँ पर इन मुर्गियों को पाला जाता है उन मुर्गियों को हम लेयर्स कहते हैं, जबकि जो गोश्त देने वाली होती है उनको ब्राइलर्स या फिर हम लहम मुर्ग कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। मुर्गी की वो किस्म जो अंडों के लिए पाली जाती है। अभी कुछ देर पहले हमने इसका जिक्र कर दिया है, तो शायद उम्मीद करता हूं कि आपको इसका आंसर मालूम होगा। तो ऑप्शन है जो मुर्गियों की वो किस्म जो अंडों के लिए पाली जाती है, ब्राइलर्स ये नहीं हो सकता है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि ब्राइलर्स जो है वो गोश्त की गर्ज से पाली जाती है और उसको उर्दू में लहम मुर्ग कहते हैं। और उसके बाद है लेयर्स, बैज़ा मुर्ग, इसी के ताल्लुक से हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा लेयर्स यानी बैज़ा मुर्ग। उर्दू में भी याद रखिए। और एक बात ये भी याद रखिए, जब आप एग्ज़ाम में बैठे हुए होते हैं, जब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला आ जाए तो ज़रूर इंग्लिश वर्जन में देख लेना, क्योंकि अगर आप उर्दू मीडियम से भी लिख रहे हैं तब भी आपको बाजू में जो क्वेश्चन होगा वही क्वेश्चन आपको वही नंबर के साथ इंग्लिश में भी होगा। तो इससे थोड़ा हमको फ़ायदा हो सकता है। जो 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 काफ़ी क्या है सो बहुत फसी और बलीग उर्दू में बाज़ खुद पूछे जाते हैं सवालात के आंसर, जो भी ऑप्शंस होते हैं, तो वैसे टाइम पर हम क्या है इंग्लिश वर्जन देख लेना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं हम 20वें क्वेश्चन की तरफ। मुर्गी की वो मुकामी किस्म जिसको लड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए, जो हमने इससे पहले भी हमारे वीडियो में जिक्र किया था और एक उसकी तस्वीर भी डाली थी। तो मुर्गियों में एक किस्म है जो हमारे पास हिंदुस्तान में क्या है रिवायती उसकी एक रिवायत है कि उसको क्या है सो कुछ त्योहारों पर क्या है उसको उन लोगों के अंदर झगड़ा लगाते हैं या फिर उनके अंदर क्या है सो फाइटिंग का कंपटीशन लगाते हैं। तो वो कौन सी मुर्ग है? तो यहाँ पर ऑप्शन है असील, वाइट लेग, फाइटर हैन, लॉन्गशन। तो जो भी है यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। फाइटर हैन अगर आप नाम से कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप इसका जवाब ये समझ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। इसका आंसर है असील। लेकिन हो सकता है कि इसको इंग्लिश में भी पूछा जाए, तो इसको याद रख लिए कि बेरेसा जो मुर्ग है वो क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं असील मुर्ग कहते हैं।
तो आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि और एक भी बात याद रखिए, बरसा मुर्ग अलग है और बेरिसा मुर्ग अलग है। तो यहाँ पर आपको जो बरसा मुर्ग जो आपको किताब में दिया गया है वो चंद खालिस मुकामी मुर्गियों की किस्म में उसका शुमार होता है, लेकिन ये बेरिसा जो मुर्ग है वो क्या है, बहुत एकदम झगड़ालू किस्म की, एकदम जारहाना और क़ुव्वत बर्दाश्त स्टेमिना के लिए भी बहुत मशहूर होती है। वो मुर्ग असील है, उसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेरिसा मुर्ग भी कहते हैं। तो नाजरीन, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि इसका आंसर हमने देख लिया है 21वें क्वेश्चन की तरफ। ब्रायलर मुर्गियाँ यानी लहम मुर्गियाँ मुकम्मिल बड़ी हो जाती हैं। तो जो मुकामी जो मुर्गियाँ होती है वो बहुत लेट बड़ी होती है, उनके लिए महीनों लगते हैं, लेकिन जो ब्रायलर मुर्गियाँ जो होती है, जो पोल्ट्री फार्म में पाली जाती है, वो मुर्गियाँ बहुत जल्द बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 6 से 8 हफ्तों में, 8 से 10 हफ्तों में, 5 से 8 हफ्तों में, 3 माह में। तो जिसने वीडियो देखा है शायद उसने इस ऑप्शन को पहचान भी लिया होगा कि जो ब्रायलर मुर्गियां हैं, जो पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गियां पाली जाती है, वो 6 से 8 हफ्तों में मुकम्मिल बड़ी हो जाती है। जबकि जो हमारी मुकामी जो कुदरती जो होती है, नेचुरल जो होती है मुर्गियां, जो देसी मुर्गियां होती है, वो 5 से 6 महीनों में बड़ी होती है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन दोनों में, तो आप याद रखिए इस चीज़ को भी। अब बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडे सेने की मशीन। तो हम जो मुर्गियों को देखते हैं कि वो क्या है, सो अंडे सहती है, अंडे के ऊपर बैठ जाती है। तो लेकिन अब जो पोल्ट्री फार्म में या जो बैज़ा मुर्ग जो पालते हैं, लेयर्स जो पालते हैं, तो वहाँ पर जो अंडे को सहना पड़ता है, तो वहाँ पर जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसको क्या कहते हैं, कौन सी मशीन है? एक ब्यूटर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है ओवी ब्यूटर, तीसरा ऑप्शन है इंक्यूबेटर और चौथा ऑप्शन है लेयर ब्यूटर। तो मैंने ऑप्शंस यहाँ पर ऐसे तकरीबन करीब रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपका जो जांच होती है वो भी ऐसे ही होती है। उसी लिहाज से, उसी मुनासिबत से मैंने भी यहाँ वैसे ही ऑप्शंस रखा है। एक ब्यूटर आपका है अंडे के नाम से ऐसा है, तो चलिए इसका आंसर, अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है या नहीं वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर समझेंगे कि एक ब्यूटर हो सकता है या ओवी ब्यूटर हो सकता है। और कुछ देर पहले ये सीखा कि ये देखा कि अंडा देने वाली जो मुर्ग होती है उसको हम बैज़ा मुर्ग या लेयर कहते हैं। तो इसका आंसर आप ये भी डाल सकते हैं, लेकिन ये तीनों उसके आंसर नहीं है, बल्कि जो सी वाला जो है वो इसका आंसर है कि अंडे सहने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसको हम इंक्यूबेटर कहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडे सहने के लिए दरकार दर्जे हरारत। तो अंडे सहने के लिए जो वहाँ पर जो टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना होना चाहिए? 38 से 37 दर्जे सेंटीग्रेड, सॉरी इधर उर्दू से पढ़ना है, 37 से 38 दर्जे सेंटीग्रेड, 40 दर्जे सेंटीग्रेड, 32 दर्जे सेंटीग्रेड या 30 से 35 दर्जे सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर है, याद रखिए, 38 से 37 दर्जे सेंटीग्रेड तक क्या है, अंडों को इस टेम्परेचर पर रखना चाहिए। जो इंक्यूबेटर्स जो मशीन होते हैं उसमें, तो उससे क्या होते हैं, मुर्गी के अंडे सहते हैं, जो हम कहते हैं अपनी ज़बान में कि अंडे सहना। तो वो क्या है, 38 से 37 दर्जे सेंटीग्रेड होना चाहिए। किसमें? इंक्यूबेटर्स में, जो अंडे सहने की मशीन है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे 24th क्वेश्चन की तरफ। इन माह में अंडों की कीमत ज़्यादा होती है। वो कौन से माह है जिसमें अंडों की कीमत ज़्यादा होती है? क्योंकि वो जो टाइम होता है वो उस टाइम में क्या है, मुर्गियां अंडे सहती है, तो इस वजह से क्या है, सो उन दिनों में क्या होता है, अंडों की मांग ज़्यादा हो जाती है, लेकिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो क्या होता है, अंडों की कीमत में इजाफा हो जाता है। तो इसका आंसर हम ढूंढते हैं जून ता अगस्त या जनवरी ता अप्रैल, अप्रैल ता मई, अक्टूबर ता दिसंबर। ऐसे जो महीने वाले जो होते हैं ना, बहुत कन्फ्यूजन वाले होते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट अच्छी तरीके से ज़हन नशीन करना होगा। तो इसका जो आंसर है वो है जनवरी ता अप्रैल। तो इस महीनों के दरमियान क्या होता है, अंडों की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब बढ़ते हैं अपने 25th क्वेश्चन की तरफ, जो है मुर्गी को अंडे सहने के लिए दरकार दिन। हाँ, तो यहाँ पर भी किताब में ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें भी किताब में पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर नहीं दिया गया है। तो हमने इसको एक क्वेश्चन बनाया है अपनी तरफ से, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि किताब में तो इसका जिक्र है लेकिन जवाब नहीं है। क्वेश्चन है लेकिन जवाब नहीं है।
ये बच्चों को मालूम करना है, तो आप भी मालूम कर लीजिए, हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए। एग्ज़ाम में अगर आ गया तो कोई आप तो जाके किसी एग्जामिनर का आप कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं आपके एग्जामिनर से या एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी से आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि ये किताब में नहीं था, क्योंकि ये तो टॉपिक है, टॉपिक में तो ये चीज़ था, किताब में इसके ताल्लुक़ से जिक्र किया गया था, हो सकता है, तो इसलिए हमने एक आध क्वेश्चन इसमें जोड़ लिया है। तो याद रखिए, मुर्गी को अंडे सहने के लिए जो दरकार दिन होते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर बोल देता हूँ, वो 21 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 21 दिन होते हैं, ये याद रख लीजिए। अब देखते हैं 26 क्वेश्चन, कुदरती या जंगली मुर्गी को मुकम्मल बड़ी होने की मुद्दत। तो कितने दिनों में, कितने महीनों में या कितने हफ्तों में जो कुदरती या जंगली मुर्ग जो होती है, जो हमारे आसपास पाई जाती है, उसको बड़ी होने में कितना टाइम लगता है, कितने महीने या कितने हफ्ते दरकार होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गी पाली जाती है वो बहुत जल्द बड़ी हो जाती है, वो सिर्फ 6 से 8 हफ्तों में बड़ी हो जाती है, जबकि कुदरती मुर्ग जो है उसमें बड़ी होने की सलाहियत जो होती है बहुत लेट होती है। तो उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर 6 से 5 महीने, 3 हफ्ते, 6 से 8 महीने या 3 महीने। तो इसका आंसर है 5 से 6 महीने। उर्दू से पढ़ना चाहिए, तो इस साइड से आपको पढ़ना चाहिए। 5 से 6 महीने लगते हैं जो हमारे आसपास जो मुर्गियां पाई जाती है उनको बड़े होने में कितनी मुद्दत लगती है? 5 से 6 महीने लगते हैं। जबकि ब्रायलर मुर्ग जो होती है, जो पोल्ट्री फार्म में जो पाली जाती है, वो सिर्फ 6 से 8 हफ्तों में ही बड़ी हो जाती है। तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, कंफ्यूज करने वाले होते हैं, इनको बार बार पढ़ना ही इसका हल है, आप याद रख सकते हैं। या आप इसके ताल्लुक से डिस्कशन करना चाहिए, या किसी डिस्कशन में आपको हिस्सा लेना चाहिए या वीडियो देखना चाहिए, तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो नाजरीन, यहाँ पर 27वां क्वेश्चन है, खालिस मुकामी मुर्गी की किस्म। तो जो हमारे पास जो मुकामी जो मुर्ग होती है, उनके जो अक़साम हैं, उनके जो नाम हैं, इसमें से कौन से नाम हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है बरसा, लॉन्गशन, कड़कनाथ, ये तमाम। तो जिसने वीडियो देखा है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तो नाम बहुत कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं। लॉन्गशन जो नाम है, ये ऐसा नाम है कि ये जो इंग्लिश कंट्रीज़ में जो इस्तेमाल होता है वैसा नाम है। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर जो एग्ज़ाम लिखने वाले होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप बार बार पढ़िए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये जो जितने भी 3 किस्में यहाँ पर जिक्र किया गया है, ये तमाम हमारी मुकामी किस्म की मुर्गियों की अक़साम है। तो इसका जवाब जो होगा ये तमाम होगा। तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, जो खालिस मुर्गियाँ जो होती है, यहाँ पर हमने यहाँ पर जिसका शुमार किया है, इनमें अंडा देने की सलाहियत कम होती है। जबकि जो हम लेयर्स जो पालते हैं, यानी पोल्ट्री फार्म में जो बैज़ा मुर्ग जो पालते हैं अंडा देने के लिए, उनमें क्या है सो अंडे देने की सलाहियत ज़्यादा होती है। तो ये बात भी याद रखिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो मुर्ग जो जारहाना अंदाज और क़ुव्वत बर्दाश्त के लिए शोहरत रखती है। तो यहाँ पर ऑप्शन से हमने इसके ताल्लुक़ से अभी कुछ देर पहले बात की थी कि हमारे पास जो कभी कभी हिंदुस्तान की एक रिवायत है कि कुछ जगहों पे क्या है, कुछ त्यौहार के मौके पे या कुछ शौक़ के तौर पे क्या है सो लोग क्या करते हैं, मुर्गियों को लड़ाते हैं। और आम मुर्गियों को नहीं लड़ाते हैं, बल्कि एक ख़ास किस्म है उसको लड़ाते हैं। तो उस ख़ास किस्म का नाम क्या है? उसके अंदर क्या है सो एकदम फाइटर है, एकदम क्या है जारहाना होती है, बहुत लड़ाकू होती है। उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त भी ज़्यादा होती है, बहुत एग्रेशन होता है और बहुत ज़्यादा स्टेमिना होता है। तो ऑप्शन से राहुड आइलैंड, कड़कनाथ, असील और लॉन्गशन। तो ये तो मुकामी किस्मों की यहाँ पर 2 नाम जो है हमारे मुकामी किस्म के ही नाम है, ये भी है। लेकिन जो असील है इसी को बेरेसा भी कहते हैं। तो आप याद रखिए, ये जो नाम है ना बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, तो अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। जो जारहाना अंदाज और क़ुव्वत बर्दाश्त के लिए मशहूर है और जिसको लड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस मुर्ग का नाम असील है, बेरिसा। इंग्लिश में भी अगर आ जाए तब आप कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को भी याद रखिए। मैं यहाँ पर आपको बतला दे रहा हूँ, इंशाल्लाह याद रहेगा वीडियो देखने के बाद। तो अब बढ़ते हैं अपने 29वां क्वेश्चन की तरफ। ब्रायलर यानी लहम मुर्ग गोश्त की तैयारी में हमारे मुल्क का मुकाम क्या है? क्या रैंक है ब्रायलर गोश्त की तैयारी में? हमारे मुल्क का क्या मुकाम है? इसको भी हमने अपने वीडियो में कवर किया था। 5वां मुकाम, 7वां मुकाम, 3रा मुकाम या पहला मुकाम? तो गोश्त की तैयारी में हमारे मुल्क को 5वां मुकाम हासिल है पोल्ट्री गोश्त में। तो इसका जवाब हुआ, पहला जवाब
5वां। तो याद रखिए ब्रायलर गोश्त की तैयारी में 5th रैंक है, हमारे मुल्क को कौन सा मुकाम है, 5th मुकाम है, 5th रैंक हासिल है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, 30th क्वेश्चन की तरफ। गैर मुल्की किस्म से मुकामी गाय के इख्तिलात से हासिल होने वाली नस्ल में रोज़ाना दूध देने की सलाहियत। तो यहाँ पर यह बिट भी बनता है, याद रखिए अलग अलग किस्मों के अलग अलग क्या है दूध देने की सलाहियत होती है। मुकामी नस्ल जो होती है उसमें 2 से 5 लीटर दूध देने की सलाहियत होती है, जबकि मुर्रा नस्ल जो होती है उसमें 8 लीटर दूध देने की सलाहियत होती है। लेकिन अब जब हम क्या है मुकामी गाय का जो गैर मुल्की बैल से इख्तिलात से जो नस्ल हासिल होती है उनमें दूध देने की सलाहियत क्या होती है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन से 25 लीटर, 8 से 20 लीटर, 28 लीटर, 22 लीटर। तो बता दूं आपको 8 से 22 लीटर दूध देने की उनमें सलाहियत होती है। जो मखलूत नस्ल होती है उनमें क्या है 8 से 20 लीटर दूध देने की सलाहियत होती है। तो ये थे सुपर 30 क्वेश्चंस जो एनिमल हस्बेंड्री में डायरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर थे। मज़ीद आपको क्या है एपीकल्चर और एक्वाकल्चर के ऊपर भी मज़ीद 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर होगी। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। जब कभी भी एक लेसन का एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाएगा, एक लेसन पूरा हो जाएगा, उसके वेरी नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा। तो ज़रूर हमारा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी देखिए और बाद में अपनी जांच के लिए बिट्स वाला वीडियो भी देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ये वीडियो से ज़रूर आपको मदद मिलेगी। खुदा हाफिज़।